तो एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल वाली वैकेंसीज जो कि 39,000 7 सितंबर को आउट हुई थी, उसके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये 3 चीज़ का मेजरमेंट आप कर लें। पहला ये कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट है कि नहीं। दूसरा, अभी जाएं और अपनी दीवार पर जा कर के मेरी तरह इस तरीके से पेंसिल से निशान लगा करके अपनी हाइट को चेक करें कि क्या वो 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा है कि नहीं। अब आखिरी अपनी चेस्ट का मेज़रमेंट करो कि वो 80 सेंटीमीटर या फिर 32 इंच से ज़्यादा है कि नहीं। तो अगर तुम तीनों चीज़ों को क्वालिफाई करते हो तो तुम वीडियो को आगे तक सुनो, वरना तुम इसे लाइक करके यहीं छोड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की जो मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो इस वैकेंसी का नाम क्या है। इसका नाम है एसएससी कांस्टेबल जीडी, यानी कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कांस्टेबल तो आप जानते ही हैं, और जनरल ड्यूटी मतलब ऐसी ड्यूटीज़ जो कि बहुत ही कॉमन होती है इस क्षेत्र में, यानी कि इस आर्म्ड फोर्सेस वाले केस में। अब इस तरह की ड्यूटी कौन सी हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन पर कुछ लोग आपको कुछ सैनिक आपको प्रोहिबिट करते हैं, चेकिंग करने के बाद अंदर जाने देते हैं, है ना। या फिर कुछ प्लेसेस पर वो जनरल सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल होते हैं, इलेक्शंस वगैरह में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी होती है जनरल ड्यूटी। ये समटाइम्स बॉर्डर गार्डनिंग और नक्सलाइट्स एरिया में पेट्रोलिंग करने से रिलेटेड भी होती है ना। तो इस वीडियो में आपको क्या सुनने को मिलेगा वो मैं बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है मेल और फीमेल के लिए, इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब इसका डिटेल एनालिसिस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर ना जो आप भर्ती भरोगे, यानी कि जो आप वैकेंसी भरोगे वो अपने स्टेट लेवल पे भर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो कि एक से ज़्यादा जगह से भर दूँ, या क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन ज़्यादा है, बिहार में कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप असम से जाकर के भर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो आप पकड़े जाओगे नकली डोमिसाइल बनवाने के केस में, है ना। अब देखो, क्योंकि आप अपना डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र दे करके इस वैकेंसी को भरते हो, तो आपके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कहीं ना कहीं कम भी हो जाती हैं। क्योंकि देखो सिर्फ यूपी के लिए 3,000 वैकेंसी हैं और कुछ 2600 बिहार के लिए हैं, है ना। तो इसलिए हमें स्टेट की वैकेंसीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डेट रहेंगी, लास्ट डेट क्या है यानी कि करेक्शन डेट क्या है, और इसके अलावा कब एग्ज़ाम होगा, ये सब चीज़ें बात करेंगे। इसके बाद अपना आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि हालांकि काफ़ी सिंपल है। आप लोग अगर भरते आ रहे हो तो आप जानते ही होंगे, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिर अगला रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न पे थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रह सकती है ना। तो ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मेल्स और फीमेल्स 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब मेल में भी ना अलग अलग 3 पार्ट हैं। पहले क्या है, उन्होंने कहा B1 B2 और B3, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसका क्या कहा इन्होंने, एक्सक्लूडिंग नक्सलाइट एंड मिलिट्री एंड BG यानी कि बॉर्डर गार्डनिंग एरिया, मतलब यानी कि ऐसे वैकेंसीज जो कि बॉर्डर पर नहीं होंगी, नक्सलाइट्स एरिया में नहीं होंगी, और मिलिटेंसी यानी कि आतंकवादियों के क्षेत्र में नहीं होगी, है ना, वो वाली वैकेंसीज। अब इसमें क्या है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से वाले का भरते हो या कौन से वाले में चले जाते हो, ऐसा कुछ आपको नहीं पता चलेगा, बट ये पोस्टिंग वहाँ पर हो सकती है। दूसरा कहते हैं नक्सलाइट्स और मिलिटेंसी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग भी हो सकती है। तीसरा ये कहते हैं बॉर्डर गार्डनिंग यानी कि बॉर्डर पर ये ड्यूटीज़ हो सकती हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ B1 B2 और B3, बिकॉज जब आप अपनी स्टेट से भरते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी में कितनी स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर नक्सलाइट ड्यूटी मिल सकती है आपको, या फिर आपका बॉर्डर पर आ सकता है पोस्टिंग। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सिलेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूपी में से इसको भरा था तो आपको यूपी में ही पोस्टिंग मिलेगी। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले से ही ना एक वैकेंसीज का चार्ट आपके लिए बना के रखा हुआ है। इस चार्ट को अगर आप देख पाओगे ना, तो इसमें मैंने डिवीजन कर दिए हैं कि मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज़ को डिवाइड कर दिया है कि कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, और फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ पर बता दिया है कि जर्नल में कितनी वैकेंसीज रहेंगी, SC में रहेंगी, ST में रहेंगी, OBC में रहेगी, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रहेगी। अब देखो यहाँ ये मैंने एक्सेल आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको आपकी स्टेट की वैकेंसीज दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिहार। तो जो मेरे भाई बिहार से वैकेंसीज देख रहे हैं ना, उनके लिए टोटल सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, 2369,
है ना। 2369 टोटल वैकेंसीज हैं उनके लिए, जिसमें से अनरिजर्व्ड 1089 है, 1089, और एससी कैटेगरी में 380 हैं, एसटी कैटेगरी में केवल 24 हैं, ओबीसी में 638 हैं, है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 238 हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिहार का केस। ऐसे ही मैं अब अपना उत्तर प्रदेश टाइप करता हूँ। अब देखो ये मैंने उत्तर प्रदेश टाइप किया, तो उत्तर प्रदेश में 3574 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 1464 अनरिजर्व्ड हैं, और ये हो गई एससी की, ये हो गई एसटी कैटेगरी की, ओबीसी की और इकोनॉमी की वीकर सेक्शन की। तो ये सारी वैकेंसीज आप देख पा रहे हो, है ना। तो अब आपको समझ में आया कि जो आप 35,000 समझ रहे थे वो एक्चुअली स्टेट लेवल पे जाके कम हो जाती है। सारी स्टेट्स को बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक एश्योरेंस मैं आपको यहाँ देता हूँ कि ये जो एक्सेल मैंने बनाया है ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा, जिससे कि आपके लिए आसानी हो आपकी स्टेट की वैकेंसी जानने के लिए। तो अगर आप इस एक्सेल को मेरे से लेना चाहते हो ना, क्योंकि ये एक्सेल पब्लिकली मैं नहीं दे सकता, मैं आपको मेल कर दूंगा, तो अपना कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना, तो मैं ये मेल आपकी मेल आईडी पर ये वाला एक्सेल आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो अपना मेल आईडी कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये देखो छत्तीसगढ़ की देखो तुम 1246 टोटल वैकेंसीज हैं, और ये इसका फर्दर डिवीजन है। तो एक काम करते हैं, एक बार पूरा राउंड घुमा देते हैं, जिससे कि आपको सारी स्टेट की वैकेंसीज एक बार में दिख जाए। प्रदेश के लोग देख लें एक बार, अरुणाचल प्रदेश के लोग देख लें, इसके बाद असम के लोग होंगे तो वो देख लें, छत्तीसगढ़ वाले देख लें, चंडीगढ़ वाले देख लें, फिर ये दादर नगर हवेली वाले देख लें, दमन दीव वाले देख लें। दिल्ली में वैकेंसीज थोड़ी कम लग रही हैं, गुजरात में ठीक ठाक हैं, हरियाणा में भी कम है, हिमाचल में कम है, जम्मू में ठीक ठाक है, झारखंड में भी कम ही दिख रही है मुझे, कर्नाटका में। एक्चुअली ये ना जो कंपटीशन वाइज ये लोग निकालते हैं, इनको जिनको लगता है कि यहाँ पर इतना कंपटीशन हो सकता है, लोग इतने अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, और प्लस पॉपुलेशन को देखते हुए। पंजाब में 1000 वैकेंसी, राजस्थान में 1500 हैं, और सिक्किम में कम है, तमिलनाडु में भी कम है, मतलब ठीक है 1000 वैकेंसी। तेलंगाना में है 600, ये देखिए आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वेस्ट बंगाल में। तो सारा देख लिया है आपने, है ना। और इसके बगल में ही आपका ये रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला आ रहा था। तो अब इसको आप कहोगे कि यार सर ये तो टोटल वैकेंसीज है, अब आप हमें फोर्स वाइज दिखा दो, बिकॉज फोर्स वाइज हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों का पर्टिकुलर एम होता है कि वो BSF में जाना चाहते हैं, या CISF में जाना चाहते हैं, या CRPF में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर कॉलम खींच दिए हैं। तो जब आप मेरे से जो एक्सेल मांगोगे ना, तो उसमें आपको ये वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देखना कि मैं BISF की बात करूं तो BSF में टोटल वैकेंसीज अंडमान निकोबार में 2 है, आंध्र प्रदेश में 272 है ना, 500 बिहार में है, और मेरा फेवरेट उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो ये मेरा उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश में BSF की यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 1098 पोस्ट हैं, और 530 हैं CISF की, और इसके बाद CRPF की जो है 932 पोस्ट हैं, है ना। अब इसमें SSB की केवल 64 पोस्ट हैं, और ITBP की 213 हैं। तो ये जो पूरा एक्सेल है ना, मैंने ऐसे बना लिया है। तो आपको इस वीडियो में ना सारा आपकी नहीं हो सकता अपनी स्टेट छूट जाए आपकी, तो ये आप मेरे से मांग लेना, कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी लिख देना, तो मैं आपको ये व्हाट्सअप कर दूंगा। तो चलो ज़्यादा इस पर समय वेस्ट नहीं करते हैं, और अपन सीधे वैकेंसीज़ के ऊपर आते हैं। तो SSC GD का ये प्रोग्राम जो है उसकी बाकी सारे हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो देखो एप्लीकेशन जो शुरू हो गई वो 5 तारीख से शुरू हो गई थी, और जो लास्ट डेट है ना इस फॉर्म को फिल करने की वो है 15 अक्टूबर, ठीक है। अब इसमें कुछ अगर किसी की कोई गलती हो जाए तो वो करेक्शन 5 और 7 के बीच में कर सकता है नवंबर के मंथ में। जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है वो जनवरी या फरवरी 2025 में लिया जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ हो जाएगा, जैसे कि हमेशा हो ही जाता है। अब अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो केवल 100 रुपये है जनरल OBC से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 100 रुपये चार्ज किए हैं। भाई जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिक्लेयर ही कर दिया तो यहाँ पर 100 रुपये छोड़ ही देने थे। ST SC से कोई चार्ज नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट से कोई नहीं। ये एक अच्छी बात है कि फ़ीमेल से कोई चार्ज नहीं मांगा है ना, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को इशू भी आता है, घर से पैसे नहीं मिलते, ठीक है जी। एज लिमिट की इन्होंने बात कही कि ये उन्होंने कहा कि 1/1/2025 को आपकी एज नापी जाएगी। वो क्या कितनी होनी चाहिए आपकी, उस समय तक 18 हो जानी चाहिए, लेकिन
23 से नीचे जानी चाहिए। तो इसको ऐसे आसानी से समझ लो कि जो मेरे भाई आज 23 साल के हो चुके हैं वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। जिनको अभी 23 साल होने में 4 महीना बाकी है, क्योंकि अभी 4 महीना रह गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो जो भाई मेरे अभी 23 साल के होने में 4 महीने जिनका भी बाकी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और बाकी के नहीं कर पाएंगे। तो एज कैटेगरी में भी मुझे लगा कि यार 23 तो काफ़ी कम एज रखी है, बट चलो अपनी इच्छा है, कंपटीशन एलिमिनेट करना होगा इनको। एक बार बात करते हैं वापस हाइट और चेस्ट की। जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब 170 सेंटीमीटर कितना होता है, लगभग 5 फुट 6 इंच, है ना, 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी हाइट। अब चेस्ट की बात करते हैं कि 180 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंच करीब, ठीक है। अब अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीमेल के केस में तो चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, केवल हाइट का मेजरमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब रनिंग की बात कर लेते हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है, ठीक है। ये हो गया जनरल केस में। लद्दाख वाले रहते हैं उनको थोड़ा कम भागना होता है, बाकी और किसी सेक्शन में कोई छूट नहीं मिली है इसमें। अब बात आती है सिलेबस और एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपको ये टेस्ट जो होगा ना वो सेंटर्स पे जा कर के कंप्यूटर के सामने देना होगा। तो इस केस में थोड़ी सी ना अपनी टाइपिंग वाइपिंग की स्पीड पहले से ही बढ़िया कर लेना, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर एफिशिएंट होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का टेस्ट होगा, उसका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का होगा। इसी में पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक गणित रहेगी, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग हिंदी ही चूज़ करेंगे, है ना। तो अभी इसका हम सिलेबस और डिस्कस करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में तो देखो ये ना एक तरह से ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड का ही टेस्ट होता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड रहता है इसमें। ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, तो देखो ना कुछ ऐसे ना चकोर डिजाइन अलग अलग डिजाइन के पैटर्न दे दी जाएंगे। 4 पैटर्न दिए तो 5वां जो होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि वो 5वां डिफरेंट वाला कौन सा है। या फिर एक नंबर दे दिया जाता है 10,525, फिर 10,524 दे दिया, फिर 10,525 एक बार फिर दे दिया। तो उसमें ना जो ऑड नंबर लगे या इवन नंबर लगे तो वो चूज़ करके उसमें डिसाइड करना होता है। तो ये इस तरह की रीजनिंग रहती है। इसके अलावा ये रीजनिंग और रहती है, आप जैसे कि राम के पिता की आयु शाम से 21 गुना ज़्यादा थी, तो राम के पिता की आयु 20 साल बाद कितनी होगी। तो ना इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रीजनिंग वाले होते हैं। इसके बाद जो आता है वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ये खान सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो खान सर की काफ़ी सारी वीडियोस आप देख करके समझ सकते हो। करंट इवेंट्स हो गया जैसे ओलंपिक वगैरह के बारे में, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, बाहर की कैपिटल क्या है, बाहर नियर बाय कौन से कंट्रीज़ हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हो सकता है। हिस्ट्री के अलावा थोड़ा हो सकता है कल्चर रिलेटेड होता है, जियोग्राफिकल डेमोग्राफिकल हो सकता है, इकोनॉमिक रिलेटेड हो सकता है ना। काफ़ी कुछ पूछ सकता है कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है, एक है ना, इकोनॉमी क्या होती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब रही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक गणित। नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है। तो ना आप इनको चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो। हिंदी में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। ये कहते हैं ना लाभ हानि के सवाल, जोड़ घटा गुणा भाग, लाभ हानि के, और तुम्हारे ब्याज के सवाल, मूलधन के सवाल, और तुम्हारे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल। तो इस तरह के बेसिकली क्वेश्चंस होंगे, छूट के सवाल। इसके बाद फिर रहेगा हिंदी, जो कि जनरल हिंदी आपकी हिंदी और अंग्रेजी के जो रहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, है ना। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हमें डिस्कस करना है वो है पे स्केल। तो देखो पे स्केल ना यहाँ दिया हुआ है। पे स्केल में ये कहते हैं लेवल 1 से स्टार्ट होगा, जो कि 18,000 से लेकर के 56,900 तक जाएगा। तो ये पे स्केल लेवल 1 क्या होता है, बेसिकली जो ना आपकी जो बेसिक होगी ना वो 18,000 स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अब इसमें आपका डियरनेस अलाउंस और लगता है, तो वो कितना हो सकता है जी 50%, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। तो जो बेसिक लेवल के अलाउंसेस होते हैं जैसे कि वॉशिंग अलाउंस या आपका कन्वेंस अलाउंस या और दूसरे टाइप के फूडिंग अलाउंस वगैरह रहते हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस रहते हैं वो ना करीब 5 से 10 हज़ार रुपये तक और पड़ते हैं। तो इसका कैलकुलेशन मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखो अब ये NCB सिपाही और NCB की केस में ना लेवल 3 से सैलरी स्टार्ट होगी। तो लेवल 3 यानी कि 21,700 से बेसिक स्टार्ट होगा, जो कि 69,100 तक जाएगा, ठीक है। अब इस स्केल को ना मैं ब्रीफ करता हूँ एग्जैक्टली आपकी सैलरी कितनी पड़ेगी। तो देखो जैसा कि हमें बताया था कि लेवल 1 था,
तो लेवल 1 को हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम जैसे ही लेवल 1 सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर बेसिक का लेवल आ जाता है, जो मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था 18,000 रुपये का। तो ये 18,000 रुपये आपकी बेसिक लेवल आ गई, ठीक है। अब देखो तुम किस सिटी में, उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा HRA, है ना। तो मान के चलते हैं कि मेरा जो सिटी है वो एक्स सिटी है, तो इसका 30% मुझे HRA मिल जाएगा। अब इसके अलावा मेरे को कुछ अदर, मतलब यानी मेरे को कुछ दूसरे TA यानी कि कन्वेंस वगैरह भी मिलता है, तो वो मैंने अदर सिटीज़ का सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मेरी नीचे लगभग सैलरी आ गई, ये लगभग 33,700 है ना। अब इस पर अगर PF ESI वगैरह डिडक्ट होता होगा तो वो अलग हो जाएगा। तो ये एक सैलरी बताई मैंने। अब वो जो एक सिपाही जिसका लेवल 3 सिपाही एंड NCB का था, तो उसका जो लेवल 3 था, तो मैं अब यहाँ लेवल 3 सेलेक्ट करता हूँ, और उसकी तुमने देखी थी वो 21,700 उसकी सैलरी स्टार्टिंग थी ना, वो ये आ गई। अब मैं सिटी X की जगह इस बार Y सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये अदर में ही रहने देता हूँ। तो अब देखो सिपाही और NCB के केस में तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक लेवल ज़्यादा है, जिसके और बेसिक क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये लेवल 3 से स्टार्ट होती है ना, और लेवल 3 में तुम्हारा बेसिक 21,700 है। तो जब तुम्हारा बेसिक ज़्यादा होगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली डियरनेस अलाउंस जो कि उसका 50% होता है, तो वो ज़्यादा ही होगा। अब दूसरे HRA वगैरह की बात करें तो इसमें वेरिएशन रहता है, और जो कि तुम्हारी जब पोस्टिंग चेंज होगी तो उससे वेरिएशन हो ही जाएगा। बट मैंने 20% जो लोवेस्ट साइड ही पकड़ के चलाऊँ, और ऐसे ही TA भी मैंने कम ही लिया, तब भी 39,000 समथिंग सैलरी बन रही है। हालांकि देखो मैं सैलरी पर ना कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ना ही सैलरी को तुम ये बेस मान के चलो, मैं एक तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, है ना। तो इसको तुम ज़रा भी रेफरेंस की तरह बिल्कुल मत यूज़ करना, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।